नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। जी, मेरी शादी के बाद पहली बार होली पड़ रही है, आइएगा जरूर। बरखा ने अपनी जेठानी निशा से खुशामद करते हुए कहा। निशा ठंडी सांस लेते हुए बोली, वैसे तो मेरा बिल्कुल भी वहाँ आने का मन नहीं करता बरखा, क्योंकि मुझे सासू माँ की बेफुजिल की बातों से बहुत चिढ़ होती है। लेकिन अगर तुम इतना जिद कर रही हो तो 2-4 दिन के लिए ही सही पर आने की कोशिश करती हूँ। जी प्लीज, कोशिश नहीं, आइएगा जरूर। और हाँ, मम्मी जी अब बिल्कुल बदल गई हैं, बरखा ने फिर से मनुहार करते हुए जेठानी निशा से कहा। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं आज ही तुम्हारे जेठ जी से कहकर टिकट बुक करवाती हूँ और अपनी तैयारी भी शुरू करती हूँ। लेकिन मम्मी जी बदल गई, ये कैसे हो सकता है? मुझको तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सूरज भले ही अपना रास्ता बदल सकता है, लेकिन मम्मी जी का बदलना असंभव है। निशा ने बरखा की जिद को देखकर अपनी सहमति प्रदान करते हुए कहा और उसको थोड़ा ताज्जुब भी लगा सास के स्वभाव बदलने के बारे में सुनकर। लेकिन इधर बरखा को ये सुनकर तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि उसकी बहन समान जिठानी जी आ रही हैं। बरखा जब ब्याह कर इस घर में आई थी तो जिठानी निशा के रूप में बड़ी बहन मिल गई। निशा भी हर समय बरखा का बहुत ख्याल रखती, लेकिन सास सावित्री को दोनों बहुओं का ये बहनापन बिल्कुल भी नहीं सुहाता। वो तो अपने स्वभाव से बिल्कुल पक्की सास थी। घर में बहुएं खुश कैसे रह जाएं, ये तो उनकी बर्दाश्त के बाहर होता था और सास के अनुसार टोका टाकी करना तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार था। बड़ी बहू निशा भी जब ब्याह कर आई तो उसके भी पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती, कभी काम को लेकर तो कभी मायके से मिले सामान को लेकर और कभी मायके से मिले संस्कारों को लेकर उनकी तानाकसी चलती रहती। निशा थोड़े दिन तो उसके साथ रही, लेकिन बहुत जल्दी ही अपने पति गौरांग से जिद करके उसके साथ चली गई, जबकि सावित्री जी इतनी जल्दी उसको गौरांग के साथ भेजना नहीं चाहती थी। गौरांग भी अपनी मम्मी के स्वभाव से बहुत अच्छी तरह से परिचित था, तो उसने खाने पीने की समस्या को बताकर जबरदस्ती अपनी पत्नी निशा को साथ लेकर चला गया। सावित्री के तो तन बदन में आग लग गई, क्योंकि उसने सोचा था कि निशा को घर की बिल्कुल नौकरानी बनाकर रखेगी। क्योंकि निशा के ब्याह कर आते ही उसने अपनी झाड़ू पोछा करने वाली और खाना बनाने वाली दोनों ही काम वालियों को हटा दिया था। लेकिन उसका जोर गौरांग के आगे कुछ भी नहीं चला, क्योंकि निशा तो अपने सीधे और सरल स्वभाव के कारण कुछ भी पलटकर जवाब नहीं देती। लेकिन बेटे गौरांग से थोड़ा मजबूरी में ही सही दब जाती थी। सावित्री जी के 3 बच्चे थे, बड़ा बेटा गौरांग, फिर बेटी पलक और फिर एक बेटा शिवांग। लेकिन उसने बेटी पलक की शादी गौरांग से पहले ही कर दी थी। धीरे धीरे शिवांग की शादी की भी उम्र हो चली थी, तो सावित्री जी ने एक अच्छी सी लड़की बरखा को देखकर उसकी शादी भी कर दी। लेकिन आदमी अपने स्वभाव से मजबूर होता है, वैसे ही सावित्री जी अब छोटी बहू बरखा के ऊपर भी अपने स्वभाव के अनुसार तरह तरह की छीटाकशी करती रहती थी। लेकिन इस बार जब निशा होली पर आई तो उसने देखा कि सासू माँ का स्वभाव तो सचमुच बिल्कुल ही बदल गया। वो तो अब एकदम शांत रहने लगी हैं। जली कटी सुनाना तो दूर की बात, ज़्यादा बोलती चालती भी नहीं थी। निशा ने एक दिन बरखा से आश्चर्य में पूछा, बरखा
ऐसा कौन सा मंत्र तुमने सासू माँ पर फूंक दिया कि वो तो सचमुच बिल्कुल ही बदल गई हैं। मुझको तो विश्वास ही नहीं हो रहा। निशा को तो सचमुच बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब लग रहा था। जी, एक राज की बात है, कहिए तो बताऊं? बरखा ने होठों पर उंगली रखते हुए कहा। नेकी और पूछ जरा मैं भी तो सुनूं कि आखिर क्या राज है। निशा अपना कान बरखा के मुंह के पास लाकर बोली। जी, मम्मी जी हम लोगों और हम लोगों के मायके वालों को कुछ समझती ही नहीं थी। आप चली भी गई तब भी आपको भी मेरे साथ साथ ही उल्टी सीधी सुनाती रहती थी। उनका बस एक ही काम रहता था, अपनी बिटिया और अपनी प्रशंसा करना। अरे जब देखो तब बस अपनी बिटिया की प्रशंसा के पोल बांधा करती और हमें कहती थी कि पता नहीं हमारे दोनों बहुओं के माँ बाप ने क्या सिखाकर भेजा कि कोई काम ढंग से नहीं करती। आलस्य तो इन लोगों के शरीर में कूट कूट कर भरा है। एक हमने अपनी बिटिया ब्याही है, दिन भर पूरे घर का काम करती है, वो भी पूरी सुघड़ता के साथ। और तो और इन दोनों के माँ बाप ने हम लोगों को जालसाजी करके फंसा लिया। हमारे पढ़े लिखे नौकरी पेशा बेटों को तो बिल्कुल मुफ्त में जमाई बना लिया। दान दहेज भी बिल्कुल नाम मात्र का ही दिया और कैश के नाम पर ठेंगा दिखा दिया और खातिरदारी भी ऐसी की कि लोग बाग आज तक ठेना मारते हैं। एक हम लोगों ने शादी की थी अपनी बिटिया की। महीनों लोगों ने उस शादी की प्रशंसा में कसीदे काढ़े थे। क्या गहने दिए थे, क्या दान दहेज दिया था, क्या खातिरदारी की थी। सचमुच देखने लायक शादी थी। सावित्री अहंकार में फूलती हुई कहती थी। जी, आप तो सीधी सादी थी, लेकिन मैं ना गलत करना बर्दाश्त करती थी और ना सुनती थी। मैंने कहा ठीक है मम्मी जी, आपने पलक दीदी को सचमुच बहुत सुघड़ बनाया है और उनकी शादी में लेन देन भी बहुत अच्छा किया है। इसलिए मैं एक बार दीदी की सास से बात कर लेती हूँ, फिर वो जैसा बताएंगी हमारे भी मम्मी पापा सब कुछ वैसा ही करेंगे और मैं भी उनकी तरह पूरी सुघड़ बनने की कोशिश करूँगी। बरखा ने मोबाइल हाथ में उठाकर पलक के सास का नंबर मिलाते हुए कहा। अब तो सावित्री जी एकदम से घबरा उठी, क्योंकि पलक की सास जिठानी तो हमेशा ही पलक के बिल्कुल भी काम ना कर पाने के कारण त्रस्त रहती थी और पलक की शादी में भी सावित्री जी ने अपनी मजबूरी का रोना रोकर कुछ भी नहीं दिया था। अब तो सावित्री जी ने एकदम से बरखा के हाथ से मोबाइल ले लिया, क्योंकि उनको ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी कि बरखा कुछ ऐसा कदम उठा सकती है। वो बरखा को भी बड़ी बहू निशा की तरह समझने की भूल कर रही थी, लेकिन बरखा ने फिर से झपटकर अपने हाथ में मोबाइल ले लिया। फोन रिसीव हो गया था। हेलो आंटी जी, चरण स्पर्श। बरखा ने पलक की सास का अभिवादन करते हुए कहा। खूब खुश रहो बेटा, सुमन जी ने दूसरी तरफ से मुस्कुराते हुए कहा। कैसी हैं आप? बरखा शब्दों में नम्रता लाते हुए बोली। हम लोग बढ़िया हैं, और तुम लोग कैसे हो? आंटी जी हम लोग भी बढ़िया हैं, बरखा ने जवाब दिया। सावित्री जी सामने से बरखा को चुप रहने का इशारा करने लगी, हाथ भी जोड़ने लगी। सुमन जी पूछी, और कोई खास बात बरखा बेटा? नहीं आंटी जी, इधर कई दिनों से आपसे बात नहीं हुई थी, तो मम्मी जी आपको याद कर रही थी, तो मैंने सोचा कि हालचाल ले लूं। अच्छा ठीक है आंटी जी, फोन रखती हूँ, सुमन जी ने कहा। ठीक है बेटा। बरखा ने सास सावित्री जी का चेहरा देखते हुए मोबाइल वापस रख दिया। अब तो बरखा के हाथ तुरूप का पत्ता लग गया कि सासू माँ सिर्फ अपनी बिटिया और अपनी वाहवाही हाँकती हैं, बाकी तो ढोल में पोल है। बस उसी दिन से सावित्री जी के मुंह को ताला लग गया और बरखा ने सचमुच चैन की सांस ली।
अच्छा तो ये बात है, तो सचमुच बहुत बड़ी वाली बाजीगर निकली। वही तो मैं कहूँ कि मम्मी जी आग के गोले से बर्फ का गोला कैसे बन गई। निशा ने मुस्कुराते हुए देवरानी बरखा से कहा, जी क्या करूं, अब हम दोनों का और दोनों के मायके वालों का सम्मान बचाना था तो कुछ तो करना ही पड़ता। बरखा ने हंसते हुए कहा, सही कह रही हो तुम, लेकिन एक बात तो जरा बताओ बरखा, तुमने ये सब सोचा कैसे? निशा ने बरखा की ओर ताकते हुए पूछा। जी एक दिन मम्मी जी दीदी यानी ननू रानी से बातें कर रही थी और वो समझ रही थी कि मैं कमरे में हूँ लेकिन मैं रसोई में थी। उनकी बातें मुझे सुनाई पड़ रही थी और उनकी बातों से मुझको थोड़ा थोड़ा सा शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और उसी शक के आधार पर मैंने अपनी बुद्धि लगा ली कि अगर मम्मी जी को लाइन पर लाना है तो ये गेम तो खेलना ही होगा। बरखा हंसते हुए बोली, अच्छा तुम्हारे पास बुद्धि भी है? निशा ने बरखा को चिढ़ाते हुए कहा। अरे जीजी, ये सब मेरी बुद्धि का ही तो कमाल है। अगर मैं यहाँ ब्याह कर ना आई होती तो पक्का जासूस बनती। बरखा इठलाती हुई बोली, मान गई तुझको जासूस साहिबा। थैंक यू माय डियर जीजी। और ये बात बरखा ने इस अंदाज से कही कि दोनों ही देवरानी जिठानी खिलखिलाते हुए हंस पड़ी। तो दोस्तों, ये छोटी सी पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। और ऐसी ही पारिवारिक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक 12 को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।